प्यारे छात्रों, आइए अब हम रथचक्र कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने अध्ययन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हिमांशु जोशी द्वारा लिखित रथचक्र कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, हिमांशु जोशी कौन थे, उनका सामान्य परिचय थोड़ा हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, हिमांशु जोशी का जन्म 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप 30 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान में वरिष्ठ पत्रकार रहे। वागार्थ पत्रिका के संपादक भी रहे। 40 वर्ष से लेखन कार्य में रत हैं। मुख्यतः कहानी और उपन्यास ही लिखे हैं। साथ ही कविता, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। कई कृतियों का नाट्य रूपांतर भी हुए। कई भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ। सामान्य जनता की समस्या को सहज, सरल, स्वाभाविक तथा मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। दर्द और संघर्ष को झेलते हुए सर उठाकर खड़े होने की बात कही है। लोक भाषा की सहजता और सरलता आपकी भाषा की विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी अकादमी दिल्ली, राजभाषा विभाग दिल्ली ने उन्हें साहित्य सृजन के लिए सम्मानित किया है। उनका उनके द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है, कहानी संग्रह है रथचक्र, मनुष्य चिन्ह, इस बार फिर बर्फ गिरी तो। उपन्यास है अरण्य, महासागर, कगार की आग, समय साक्षी है, सागर तट के शहर। कविता संग्रह है नील नदी का वृक्ष, अग्निसंभव। और यात्रा वृत्तांत में यात्राएं, सूरज चमके, आधी रात। संस्मरण में यातना शिविर में 8वां सर्ग। संकलन है उत्तर पर्व। तो ये सब तो उनकी कृतियां हो गई। अब आइए प्रस्तुत कहानी, जो एक तरह से आत्मकथा भी है। लेखक जब मन लगाकर अपने ही जीवन में जो बीती हुई घटनाओं का वर्णन करता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो प्रस्तुत जो कहानी है रथचक्र, यह भी कहानी होते हुए कुछ कुछ आत्मकथात्मक शैली में भी लिखा है। रथ चक्र का अर्थ है रथ का पहिया। रथ का पहिया चलता है, वैसे ही समय बीतता जाता है। यहाँ पर रथ चक्र कहने से समय के पहिए को कहा गया है। रथ चक्र का मतलब हुआ काल का चक्र। रथ चक्र की कहानी मन को छूने वाली है। बहुत दिनों के बाद लेखक जब अपने गांव पहुंचते हैं तो पुरानी बातें याद करते हैं। लेखक के पिताजी फौज में काम करते थे। ड्यूटी करते समय गोली लग गई, मारे गए। लेखक के बाबा मतलब दादाजी इस घटना के बाद शोक में डूब गए, लेकिन वे अपने पुत्र के परिवार का पालन पोषण करते रहे। बहुत सी बाधाएं आईं, लेकिन वे दबे नहीं। वे अपने पुत्र की इच्छाएं पूरी करने में लग गए, जैसे बगीचे में फल वाले पेड़ लगवाना, अपने पोतों को पढ़ाना, आदि आदि। लेखक के बड़े भैया उस घटना को ठीक समझते थे और अपने छोटे भाई को समझाते थे। एक परिवार का जो स्नेह है और कर्मठता है, इस कहानी के मुख्य विषय वस्तु है। तो आप लोग इस कहानी को जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि इसमें किस तरह से दर्द भरा हुआ कहानी है और पुरानी बातों को याद करते हुए किस तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा है। ये सब बातें आप जानने को पाएंगे। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। लेखक लिखता है, पीली पीली धूप निखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं।
बर्फ़ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ पिघलते सोने की तरह चमक रही हैं। धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। यहाँ पर आप लोग सीधा सीधा ये प्रसंग को समझें। प्रसंग यह है कि लेखक बहुत दिनों के बाद आज अपने गांव में फिर से वापस आया है और इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है चीड़ के लंबे लंबे पेड़ जहाँ पर हैं, तो यह उत्तरी भारत की दिशा में कोई गांव होगा। यहाँ लिखा भी है कि लेखक उत्तर प्रदेश में जन्मे पले बढ़े, तो उत्तर प्रदेश के ही किसी गांव की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो लेखक बहुत दिनों के बाद जब अपने गांव में आता है तो देखता क्या है कि पीली पीली धूप निखरने लगी है। चीड़ के लंबे ये एक हमारे सामने एक दृश्य उपस्थापन करता हुआ लेखक हमें लास्ट में कहता है धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। मतलब बहुत कुछ याद में आते हैं, बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो याद में आते हैं और कुछ बातें याद नहीं भी आती हैं। मतलब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है क्या, जो बीता हुआ समय, इसी को धुंधलके के उस पार कहा गया है, बीता हुआ समय। आगे लेखक कहता है आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं कांप कांप उठता हूँ। तो यहाँ पर एक घटना जो लेखक के बीते दिनों में घट चुकी है उसको याद करते हुए कहते हैं कि हम लोग छोटे छोटे थे तब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो शैशव जो बचपन की अवस्था में जब लेखक यहाँ रहते थे तो वहाँ पर कितनी ही हर्ष विषाद, खुशी और गम, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख या गम है, खुशी और गम से मिली हुई बहुत सारी यादें, स्मृतियाँ मतलब यादें बिखरी पड़ी हैं ये इस गांव में। और जो घटना का यहाँ पर चर्चा की गई है वह है उनके पिताजी का स्वर्गवास होने की घटना। उस समय देखो एक बात है, उनके दादाजी जिंदा थे और उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब उनके दादाजी, यहाँ पर जिसको बाबा कहा गया है, उनका कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा, उनकी माँ बिलख बिलख कर रो रही थी, दीदी के कभी न थमने वाला आंसू। तो उस समय को जब लेखक याद करता है तो शरीर में अजीब सिहरन सी होती है और लेखक कांप कांप उठते हैं। तो यह तो सामान्य सी बात है कि कोई भी इंसान जब ऐसी घटनाओं को याद करता है तो ज़रूर उसके मन के अंदर सिहरन सी उठती है और उसका शरीर कांप कांप उठता है। लेखक फिर कहता है तब मैं बहुत छोटा था, देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी, बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल न पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए जा रही थी। तो यह है एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। उसी को लेखक यहाँ पर बयान करते हुए आगे कहता है पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। मतलब बाबा तो बूढ़े ही थे ही, लेकिन उन्हीं का जो बेटा है अगर मर जाए, मतलब लेखक के पिताजी जब मर गए तो उस घटना ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया, मतलब और कमज़ोर बना दिया। क्योंकि
अपने जिंदा रहते हुए जब अपना पुत्र मर जाए तो कैसी अवस्था होगी। हाथ पांव अधिक न चल पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। स्मृति मतलब याद। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं भी रहती। अब धीरे धीरे याद साथ छोड़ देती है। बातें करते करते बहक उठते थे, मतलब रो पड़ते थे। बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते थे। दुकान का अब एक दुकान उनके उनके घर में था। अब उस दुकान में रोज़ जो ग्राहक आते थे और कुछ लोग उधार भी सामान ले जाते थे। तो यहाँ पर उनकी बात कही जा रही है। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगे दिखला दिए। मतलब उनके पिताजी जब मर गए तब जो लोग उधार ले रखे थे वे लोग ठेंगे दिखला दिए। मतलब अब पैसा और वापस नहीं किए और ठग ठग दिए। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया। दोबारा अपने रकमें वसूल करने से वे कभी चूके न थे। मतलब सगे संबंधियों में जिसमें कि सहायता करने का भाव होना चाहिए, वे लोग भी सहायता न करके उल्टा आकस्मिक, जो उनके पिताजी मर गए उसका आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठाया। और क्या किया, जो लोग उधार दिए थे वो लोग उधार लेने चले आए। अब मेरे पैसा वापस करो, मेरे से तुम्हारे पिताजी ने इतने पैसे लिए थे सब, मतलब आकर के दोबारा अपने रकमें वसूल करने लगे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे। किसी ने अपने बगल की हमारी ज़मीन दाव ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे और हम छोटे। तो लेखक कहता है कि दुकान में जो लोग ग्राहक बने थे पहले से, वे ग्राहक भी अब चले गए। मतलब कोई पड़ोसी एक और दुकानदार वहाँ पर आ गया था, तो उस दुकानदार ने सभी ग्राहकों को अपनी तरफ कर लिए और एक जो ज़मीन थी बगल में, उस ज़मीन को भी किसी ने दाव ली, मतलब हड़प ली। ऐसा लग रहा था जैसे घर बाहर के सभी लोग नोचने में ही लगे थे, कोई अपना नहीं दिखता था। और होता क्या है ना, जिस घर में कोई जवान न हो, कोई मतलब काम करने वाला जवान इंसान न हो, तो ऐसा ही होता है। यहाँ लेखक कहता है कि बाबा तो बूढ़े हो चले थे और हम छोटे बच्चे थे। तो यह एक रोचक कहानी है, आप लोग सुनते रहिए। इसके अगले जो अंश है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को बिल्कुल इसमें एक दर्द भरा, एक दुख भरा एक जो प्रसंग है वो मिलेगा। एक कहानी है, दुख भरी कहानी है। इसको आप लोग पढ़ करके, जान करके ज़रूर प्रेरित होंगे, ऐसी मुझे आशा है।